मतलब याद है कि नहीं? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, नहीं मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, उसका नाम भी कोई है एग्जैक्ट पॉइंट का? केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन है ना। और सबसे नॉर्थ वाले का लास्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल है। और और किस पर्वत पे है वो इंदिरा कोल? हाँ, काराकोरम पे है ना। तो आज सामान्य परिचय में थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, जिनका बेसिक कमजोर रहेगा वो सही कर लेंगे जा करके। और कल दो टॉपिक खत्म कर देंगे, भारत का स्ट्रक्चर और फिजिकल डिवीजन। ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, 1 घंटे में खत्म करना, ये सब है 3-4 दिन का काम। तो कल वाला जो टॉपिक है वो दोनों कर लीजिएगा। भारत का एक तो संरचना स्ट्रक्चर और दूसरा प्राकृतिक विभाग, प्राकृतिक विभाग। तो कल ये दो दो टॉपिक कराएंगे। और आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे ना पूरा सिलेबस पढ़ा दिए हैं, वो सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, सिलेबस वहाँ से उतार लीजिएगा। हम उसमें सारा डिटेल बता दें कि भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है, और जो फिजिकल है यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी है तो उसमें क्या पढ़ना है ना। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक भूगोल में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेसिकली एनसीईआरटी में देखिएगा तो उसमें लिखा है प्राकृतिक संसाधन, वही वाला आपको पढ़ना है ना। कहाँ पीपीटी लग गया जय? लगाइए, शुरू करते हैं, लेट हो गया आज। हाँ, ग्रुप में तो डल गया है। हाँ, वो अभी आज का डेट 24 से देख लीजिए क्या है। नहीं है, इसमें नहीं है। 24/10 इन सब में देखिए कोई ये वाला है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो लास्ट में तो 10 था ही। पीडीएफ ही तो है ये। पीडीएफ ही तो है ये। अच्छा, दूसरा देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
सेम तो है अजय, वही तो है ये भी। इसमें क्या है कि उसको पीडीएफ में बदल लीजिए, हमको लगता है कि एमएस ऑफिस में है। लेकिन मेरे में तो डॉट पीडीएफ ही दिख रहा है, आप देखिए इसमें डॉट क्या है, पीडीएफ ही तो दिख रहा है ना। और इसको डाउनलोड करके भेज के देखते हैं। अब जरा देखिए स्टाफ ग्रुप में। अब वाले में चला गया होगा। क्या जवाब लग जाएगा? नहीं, वही है ना। हाँ। हम्म। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लीजिएगा, क्या? सिलेबस का। सिलेबस का। इसको 4 भाग में बांट लीजिएगा। सबसे पहला, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल सबसे महत्वपूर्ण यही वाला हो जाता है जहां से सिलेबस में सवाल ज्यादा बीपीएससी टच करती है। उसके बाद विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। तीसरा हो गया भौतिक भूगोल। आप लोग इसमें चट्टान वगैरह पढ़ते होंगे, ज्वालामुखी, भूकंप। और एक हो गया समसामयिकी। समसामयिकी। करंट अफेयर्स में भी भूगोल को जरूर से आप ऐड करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से टच कर दे, इधर से ज्यादा टच कर दे। और हाल फिलहाल में जो पैटर्न बन गया है वो समसामयिकी से जोड़ करके ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग जो भी करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ते होंगे, जैसे कौन सा मैगजीन पढ़ते हैं? दर्पण। जैसे प्रतियोगिता दर्पण। अब इस प्रतियोगिता दर्पण में आप लोग देखते रहिएगा मॉनसून के बारे में क्या कुछ नया दे रही है। जैसे अभी कोई चक्रवात आ रहा है, कौन सा है? दाना। दाना चक्रवात। अब दाना चक्रवात जैसे करंट अफेयर्स में आ गया तो ये भूगोल को भी कवर कर लेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, आपसे पूछे कि चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है? और मान लीजिए ये टर्म नहीं दिया तो टर्बुलेंस हो सकता है कि पूछ दे। विक्षोभ क्या है ना? कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया या फिर अरब सागर हो गया, उसका लोकेशन भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। बंगाल की खाड़ी से वो उत्पन्न हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो प्रभावित क्षेत्र हो गया, प्रभावित क्षेत्र हो गया। अब मान लीजिए क्या इसका प्रभाव बिहार पर भी आ रहा है? बिहार पे आ रहा है तो आप अपने राज्य को भी बहुत अच्छे से देखते रहेंगे बिहार में, क्योंकि करंट अफेयर्स का कुछ भी हो सकता है जोड़ ही दे। तो बिहार में जो पूर्वी भाग का जिला है वो ज्यादा प्रभावित होगा। पूर्वी भाग वाला कौन कौन सा, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब जिला है वो ज्यादा प्रभावित होगा, है ना? तो वो सब आप लोग देखते रहिएगा। तो इसी कारण से ये जुड़ जाएगा किसमें? करंट अफेयर्स में हो जाएगा। अब जैसे मुंगेर में कहाँ, जमुई में मिला था सोना ना,
जमुई में सोना मिला था, और इस पे 69th बीपीएससी में करंट अफेयर्स में सवाल पूछा भी गया था। अब आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार की चट्टान में सोना मिल रहा होगा? और कोई? धारवाड़। और कोई? अच्छा जवाब है, सोना जब भी मिलेगा धारवाड़ चट्टानों में ही मिलेगा। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों में मिलेगा। और धारवाड़ से पहले क्रम का चट्टान कौन सा है? विंध्य तो बाद का है ना। धारवाड़ के बाद कुडप्पा है, कुडप्पा का ये वाला हम कल रिवीजन करा देंगे। सबसे पहले आर्कियन है, तो कल, लेकिन आधा घंटा में ही करा देंगे। फिर आपके पास ये सवाल नहीं होना चाहिए कि उतना जल्दी कंप्लीट करा दिए, क्योंकि समय ही नहीं है। अभी भी आप लोगों को क्या लगता है एग्जाम का डेट अब बढ़ेगा? अब तो नहीं बढ़ेगा ना। तो मान के चलना है कब? 17 नवंबर को ना, 13 को है, 13 दिसंबर को पेपर है आपका। ठीक है, एक ही दिन है ना, एक ही दिन है। मेरा अलग अलग सिलेबस अलग अलग हो जाता है, तो दिमाग से जो है निकल जाता है बीपीएससी। ये चारों पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो गया? चारों पे फोकस्ड रहना है हमेशा। एक और काम जैसे आप लोग कर लीजिएगा ना, जैसे तैयारी करना है, तो तैयारी करने का पर्पस हो गया कि आप एक तो व्यवस्थित तरीके से हो गया। तो व्यवस्थित तरीके से आप लोग अपना कितना घंटा बच रहा है दिन भर का? सारा समय बच जा रहा है। किसी का नौकरी भी है, जॉब वगैरह किसी का नहीं है, पूरा टाइम है फिर आपका। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि पीटी में हमको सब लोग वो लोग मिलते हैं जिनका कोई जॉब नहीं है, और इंटरव्यू में वो लोग मिलते हैं जिनका जॉब ही है? इंटरव्यू में जो लोग भी हैं सबके पास कुछ ना कुछ जॉब है, वो काम कर रहे हैं, कोई रेलवे में है कोई, लेकिन पीटी में वो लोग मिलते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं। ऐसा कैसे हो जाता है कि फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं? हैं? कॉन्फिडेंस से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा पीटी। खूब हाई मोटिवेटेड होकर एग्जाम हॉल में चले गए, सवाल बन जाएगा बिना आते? नहीं, पढ़ने से होगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब आपके पास ज्ञान हो, आपके पास जिस क्षेत्र में नॉलेज रहेगा उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा, चाहे खाना ही बनाना क्यों ना हो। नॉलेज नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मेरा कॉन्फिडेंस अभी कह दीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं रहेगा। जो मेन विषय उसी में रहेगा। इको वाले को कह दीजिए कि आप मैथ पढ़ाइए, तो आपके पास जिस क्षेत्र में ज्ञान रहेगा वो कॉन्फिडेंस रहेगा। और बीपीएससी में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा फिर? हिस्ट्री से, हिस्ट्री से पीटी होगा, उसके बाद करंट अफेयर से होगा, साइंस का सेक्शन और बिहार वाला, और दो और कर लीजिएगा, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, सेफ जोन में रहने के लिए। इसी साल पॉलिटी का सवाल मान लीजिए 20-22 ही पूछ दी और आपका उसमें मैक्सिमम सही हो गया, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, है ना? पॉलिटी और ज्योग्राफी। स्मार्ट स्टडी प्लान बना लीजिएगा। कहने का मतलब कि कम से कम डेली आपके स्टडी में इतिहास होना चाहिए। डेली, प्रतिदिन इतिहास हो, यानी कि थ्योरी प्लस अभ्यास, चाहे जैसे भी हो। और इसमें एमसीक्यू में भी क्या, एक तो पीवाईक्यू है, और एक हो गया एकदम नया, जो कि आपको कहाँ मिलता है? टेस्ट सीरीज में मिलता है। तो एमसीक्यू आप ज़्यादातर ये वाला कीजिएगा, ये वाला, इसको नहीं। कहीं पे अगर कोई पीवाईक्यू करा रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिएगा, वो अब करने का समय नहीं रहा। दूसरा क्या है? करंट अफेयर्स। उसमें कोशिश कीजिएगा कि 1 साल का दर्पण जरूर पढ़ लें। दर्पण 1 साल का कवर किए रहिए, दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस और कौन सा है ना, परीक्षा मंथन है, हाँ बिहार स्पेशल नहीं, करंट अफेयर्स की बात हम कर रहे हैं। अभी परीक्षा मंथन का नहीं आया, अभी एक दृष्टि आ गया है, दृष्टि आ गया है ना, तो दृष्टि को कवर कीजिए, 2 पहले कीजिए, उसके बाद है? सारा चीज यूट्यूब पे भी लेवल है। यूट्यूब पे हर महीने का आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जनवरी 2024 10वीं वेबसाइट, उसका सोर्स भी बता देगी कि उसका पीडीएफ कहाँ पे डाली है, किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। करना क्या है, जा करके वहाँ पे जनवरी 2024 दर्पण कर देना है, वो वीडियो भी आ जाएगा
और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तीसरा फोकस्ड रहिएगा किस पे? बिहार विशेष पे। और बिहार विशेष कैसे कर रहे हैं आप लोग? केबीसी नैनो कर लीजिएगा। केबीसी नैनो आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, और बिहार करंट अफेयर्स भी आता है, शायद आ भी गया होगा। तो केबीसी नैनो बहुत अच्छा माना जाता है। और चौथा हो गया विज्ञान, साइंस। साइंस में आप लोग क्या किए हैं? साइंस में नहीं, पीवाई क्यू से तो नहीं काम चलेगा, वो सवाल नहीं रहेगा। जब चेयरमैन खुल के कह रहा है कि हम कठिन सवाल देंगे, चेयरमैन खुल के बोल रहे हैं कि हम कठिन सवाल देंगे, तो पीवाई क्यू से कैसे होगा फिर? तो फिर हम खूब बढ़िया भूगोल पढ़ा के भी आपका पीटी नहीं निकलवा पाएंगे। खूब बढ़िया आप लोग को भूगोल आ गया तो सिर्फ भूगोल आ जाएगा, पीटी नहीं निकलेगा। तो विज्ञान में अरिहंत का एक आता है क्या, इंसाइक्लोपीडिया आता है ना? अब देखे भी नहीं है आप लोग। अरिहंत का विज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया आता है बुक में। उस बुक को आप लोग हर चैप्टर से पढ़िए। उस बुक को क्या कीजिए, किससे जोड़ दीजिएगा आप लोग? घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट से। घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट आता है, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, पहला कोई टॉपिक निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रकाश ही पढ़ रहे हैं, तो अरिहंत से उसका थ्योरी पूरा समझने की कोशिश कीजिए, और घटना चक्र से अरिहंत का विकी ये आता है इंसाइक्लोपीडिया विज्ञान का। अब जैसा भी कलर हो उसको कर लीजिएगा, ठीक है? या लूसेंट का भी पढ़ सकते हैं, हालांकि लूसेंट से अब लड़ नहीं रहा है, तो इसकी बजाय दृष्टि ले लीजिएगा। जो दिल्ली वाला दृष्टि है ना, दृष्टि द विजन, तो उसका लेकर के पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 30 से 40 सवाल आता है। मेरा सेक्शन तो कम है, 10 12 15 20, वो होगा तो 25 जाएगा। ज्योग्राफी में बहुत मैक्सिमम चेंज करेगी तो 25 जाएगा। तो ये वाला चारों आप लोग मेजर रखिएगा। खूब बढ़िया से पढ़िए, पीटी में कुछ है नहीं, और भूगोल में तो और कुछ नहीं। लास्ट वाला जब क्लास लेंगे तो सुबह से शाम तक में आपको ना पूरा भूगोल पढ़ाएंगे, एक ही दिन बैठा करके, चाहे 6 घंटा लगे चाहे 8 घंटा लगे। और यही काम टीचर वाले में भी करना है। हमारे पास सब पीडीएफ पढ़ा है, आपको सब पीडीएफ याद आते जाएगा। एक ही लोग पुराने हैं ना, ठीक है? और उधर भी तो सब याद आते जाएगा, ठीक है? जहाँ पे भूलना है वहाँ पे रिवीजन कर लेना है। अब यही सारा पीडीएफ हम दिन भर में नहीं आप लोग को पढ़ा देंगे, दोनों लोगों को, फिर भी भूलेंगे नहीं ना? तो बस वही है, आएगा भी वहीं से। अब मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? बताए थे आप लोगों को? हाँ, दोनों को बताना है, दिमाग से निकल गया है? ऑप्शन दे दे। फिर भी तो गलत हुआ ना ऑप्शन देने के बाद भी। मिजोरम है। और एनसीईआरटी का पिछली बार आते के साथ बोले थे कि फर्स्ट पेज में ही आपको ये दिखाई देगा, या सेकंड पेज पे। वो कटिंग भी हम दिखाए थे। खैर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। आज वाला बस जिनके पास पीपीटी नहीं होगा, कितना पेज का है ये? जितने भी पेज का हो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्या क्या देखना है आपको? भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको याद है? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 35 डिग्री 6 मिनट। और अगर आपको मुख्य भूमि से पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है? और मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है? और देशांतरीय विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, हो गया, काम खत्म। लेकिन हाँ, अब आपसे ये पूछेगी आयोग कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? फिर मतलब यही अक्षांशीय वाला ही रहेगा, लेकिन वहां पे मान लीजिए शब्द नहीं लिखे, पूछ नहीं, लंबाई नहीं, मान लीजिए इसमें लिखा रहे कि भारत
उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्न अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो उत्तर से दक्षिण आप लोग समझ जाइएगा ना, ऐसा नहीं लगे कि उत्तर से दक्षिण में देशांतर लग जाए, नहीं लग जाता है, क्लास में बहुत लोग गलत किए थे देशांतर वाले में। ये क्या हो गया, अक्षांशीय की देशांतरीय है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और पश्चिम से पूरब जो हो गया ये देशांतरीय, इस पे गौर किए रहिएगा। हालांकि एक शब्द तो लिखेगा ही कि उत्तर से दक्षिण किन अक्षांशों के में मध्य है, तो उत्तर से दक्षिण देकर के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप लोग बस शब्द को पकड़े रहेंगे। काम खत्म हो गया, अब इसमें आपको सब याद हो गया, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी क्लियर है, कैसे क्लियर है, भारत किस गोलार्ध में है। अगर रहे कि भारत, देखिए इसको सवाल बनाते हैं और आपसे पूछ दे देशांतर, देशांतर के आधार पे भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर या फिर दक्षिण। तो बेसिकली पूर्वी होगा देशांतर के आधार पर, ठीक है ना। क्योंकि गोलार्ध कहते हैं, देखिए गोलार्ध कहने का मतलब हो गया पूरा, पूरा सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा हो गया। जो इसमें आप लोग फंसेंगे वो लोग, वो उसमें राज्य का जो बाउंड्री है ना, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी इन सब में कुछ दम नहीं है। सबको याद है, ठीक है। ये क्या है, ये वही है, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। चारों याद है आपको, इंदिरा पॉइंट, उसके बाद इंदिरा कोल, उसके बाद गौर मोतौर, किबुथु। किबुथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये गुजरात में है, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई चौड़ाई ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है। अब आप बताएंगे भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, उसके बाद, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा है, उड़ीसा, और कोई, केरल, और कोई। अच्छा, गुजरात का तटरेखा लंबाई कितना है, किलोमीटर बस। आप लोग नोट कीजिए, ये वाला सेक्शन आपको पूरा देखना पड़ेगा, नोट कीजिएगा। क्या नोट करना है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई वाले राज्य। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको नोट करके निकल जाना है, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा, आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कौन सा पेज हो गया, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। कम से कम टॉप 4 याद रखेंगे आप लोग, ताकि क्रमशः 1 2 3 रहे, आपको याद रहे। निकले यहां से, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग फंस रहे थे ना, एक जगह आप लोगों का कमी निकल गया क्या, ठीक है। कमी तो है ही, भूगोल में क्यों कमी है, कमी तो इतिहास में रहना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये तो फिक्स है। 4 दिशा के अलावे 5वां कोई दिशा ही नहीं बचेगा कि हम बताएं ना, क्रिएट कर सके। और उसमें, उसमें तो सूचना निकलते ही जाता है। भूगोल में, भूगोल में डेटा है कहाँ ज्यादा, तो कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। अब इसे 1214 है, याद कर लीजिएगा, कुछ दिन तक याद रहेगा। आंध्र 973, 906 और 652, ये 4 याद करेंगे आप लोग। सबसे कम किसका दिख रहा है, नहीं, सबसे कम ये है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा वाले का भी और सबसे कम वाले का भी। और राज्य में सबसे कम किसका हो गया, गोवा और दमन एक ही साथ जुड़ गया है। ये डेटा सरकारी डेटा है, तो गोवा को ही याद रखेंगे, सबसे कम देखेंगे तो राज्य में गोवा हो जाएगा। अगर गोवा ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर वेस्ट बंगाल। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले में ही, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इस पर सवाल पूछा सकता है। मानचित्र बताने की जरूरत है, हंस रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है।
पड़ोसी देश, जैसे भारत का जो पड़ोसी देश है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चार ही दिशा में हो सकता है। उत्तर में कौन कौन सा होगा? तीन देश है उत्तर में। पहला चीन, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल। उत्तर काम खत्म। अफगानिस्तान तो बहुत कम है, लेकिन उत्तर पश्चिम में है। भारत के वैसे पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान हो गया, और साउथ में अगर देखें तो साउथ ईस्ट में है। वैसे वो स्थलीय वाले में ही ज्यादा पूछा जाएगा। और ईस्ट में क्या हो जाएगा? दो देश, म्यांमार और बांग्लादेश। बाकी सब आपको मालूम चल जाएगा। और अगर साउथ ईस्ट में रहेगा तो श्रीलंका, और साउथ वेस्ट में रहेगा तो मालदीव। ठीक है, तो यही सब है, ये देख लीजिएगा। दक्षिण पूरब में श्रीलंका है, पूरब में म्यांमार बांग्लादेश है, चीन भूटान नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक संकरी चैनल है, इसको हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, है ना। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग कर देता है, पाक स्ट्रेट याद रखिएगा। और पाक स्ट्रेट किन दो सागर को जोड़ता है या किन दो समुद्री स्थिति को जोड़ता है? गल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे से, एक तरफ क्या है ऊपर में देखिएगा यहाँ पे तो पाक की खाड़ी है, और नीचे में गल्फ ऑफ मन्नार है। इन दोनों को कौन जोड़ता है? पाक स्ट्रेट जोड़ देता है। पुराने वाले को तो बताया था कि भारत की वो नदी जो पाक की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? पुराने वाले बताइए। और इस पे सवाल आया भी नहीं है, अभी याद आ रहा है, सोए सोए से हैं। वाह, नहीं, हमने आपसे पूछा है कि अभी तक ये सवाल नहीं बना है कि पाक बे, पाक की खाड़ी में नदी कौन सी गिरती है। और कोई बताइएगा। आप लोग क्या है ना कि आपको तो इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सी नदी इधर बह रही है और कौन सी नदी इधर बह रही है। वैगई ही है, वैगई नदी पाक की खाड़ी में जाती है। अब यहां से सवाल नहीं पूछा गया है, ये सवाल नहीं आया है, आ सकता है। ये सब है बहुत आसान, देख लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व का? नहीं, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2 पॉइंट। और बिहार भारत का कितना क्षेत्रफल प्रतिशत है? नहीं, पूरा बताइए डेटा। 2.86 है। भारत विश्व का कितना है? 2.4। और बिहार भारत का कितना है? 2.86%। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और बिहार का क्षेत्रफल 163 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ये दोनों का प्रतिशत भी याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि भारत वाला ऐसा लग जाए। डेटा सब याद होना चाहिए आपको। तो सामान्य परिचय में सामान्य की तरह ही याद रखेंगे। विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। और ओवरऑल देखें तो हम भारत जो क्षेत्रफल के मामले में 7वें पोजीशन पर है, और जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, और जनसंख्या में भी बिहार का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप लोग कभी कभी आप राजस्थान जाइएगा तो 7 बजे सन्नाटा हो जा रहा है। 7 बजे वहाँ सड़क पे कोई नहीं है। बिहार में 10-11 बजे भी बहुत भीड़ रहता है। बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। हद से इतना ज़्यादा है कि दुर्गा पूजा में एक जगह कांड हो गया, तो जो पुलिस थी वो सायरन बजाते गई उस जगह पे, तो भीड़ उसी पे नाचने लगी, सायरन पे ही नाचने लगी। यहाँ का ये माहौल है। आप लोग डीएसपी बनिएगा तो सामना होगा, आप लोग डीएसपी बनिएगा तो सामना होगा कि मालूम चला कि सूचना मिला है कि वहां पे कुछ कुछ हादसा हो गया है, तो जीप तो रहेगी, उस पर सायरन बजते ही जाएगा। आप लोगों का मालूम चला कि पब्लिक सायरन पे डांस कर रही है। तो बिहार ये है, इसी दशहरा में तो हुआ है। अब देखिए, कर्क रेखा तो बहुत कॉमन है, 8 राज्यों से जाती है, लेकिन आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है
ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? 5। ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, इस पे बहुत अभी डेप्थ में सवाल नहीं है। 5 राज्यों का नाम कोई बता सकता है आप लोगों में से? कौन कौन सा है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद यहीं पे आप लोग, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब इसमें तेलंगाना शामिल नहीं है, तेलंगाना शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप बताइएगा क्या झारखंड भी आपको दिख रहा है इसमें? झारखंड नहीं है, लेकिन झारखंड से क्या है, कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा झारखंड से जाती है। अब इसमें बताएंगे आप लोग कर्क रेखा वाला राज्य कौन कौन सा है? एक ये हो गया, एक एमपी, और उसके बाद नहीं है कोई। अब इन दोनों को भी गौर किए रहिएगा। अब जैसे पूछ देगी कि किस भारत के किस राज्य में कर्क रेखा प्लस ये दोनों गुजरता है, तो फिर ये वाला। लेकिन वहां पे दिमाग मतलब समय बचा ले, इसका मतलब क्या होगा कि दिमाग जो है पहले से सोच करके रखा है, समय आपका बच गया, आ जाएगा, लेकिन वहां पे समय कम रहेगा। मालूम चला कि इसको सोल्व करने में 2 मिनट का समय लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट सोचने में लगा दिए, तो फिर आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो पहले से आप अपने दिमाग में सारा कैलकुलेट करके रखिएगा। और किस राज्य में आईएसटी और कर्क रेखा आपस में काटता है? कहां पे काटता है? अगर आपसे आयोग सवाल पूछे कि भारत के किस राज्य में आईएसटी यानी कि भारतीय मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आईएसटी भी और कर्क रेखा दोनों गुजरता है। तो आईएसटी पे जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। बाकी ये सब आपके लिए बहुत आसान है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक सवाल बताइए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है? किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय या किसी देश से मिलती है? और भी कुछ है? अच्छा, जम्मू कश्मीर नहीं, और कोई? यही तो उथल पुथल। जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है? पाकिस्तान की सीमा किससे मिल रही है? जम्मू कश्मीर से है। लद्दाख की सीमा कितने देश के साथ? 3 देश के साथ, अफगानिस्तान, चीन और, नहीं, लद्दाख की सीमा 3 देश के साथ, ठीक है ना? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ। पहले जब अविभाजित था ना, तब क्या था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का सीमा एक तरफ किससे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर चीन। लेकिन अब क्या है कि जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, तो इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलेगी, और लद्दाख का सीमा एलओसी यहीं पे है, या पीओके, सॉरी। तो जो लद्दाख हो गया, अब किससे मिलेगी? पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना? अफगानिस्तान का सीधा नहीं है, वो पाक ऑक्युपाइड जो लद्दाख आप कहें उसको अब कश्मीर कहना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसमें याद रखेंगे। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 बड़े राज्यों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा है? अभी एक नेता आए थे एमपी के और टीवी चैनल में भाषण दे रहे थे कि एमपी सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। एमपी नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें पे गुजरात है। 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे तो हमको लगा कि सच में इसको भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश से कि राजस्थान है। कितना पहले? बहुत पहले नहीं हो गया। छत्तीसगढ़ कब बटा? 2000 में, और उससे हम लोग आगे निकल गए लगभग 24 साल। कुछ दिन में 25 साल आगे हो जाएंगे। पुडुचेरी को समझेंगे आप लोग कि जो पांडिचेरी है अपना, वो भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? पांडिचेरी भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। 2 जिला एक ही राज्य में है। कौन कौन सा? नहीं, कौन कौन सा? पुडुचेरी और कराईकल खुद ही। पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में यनम है। यमन देश है। यमन और यनम दोनों में अंतर है।
और केरल में माहे हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, पुडुचेरी का जो प्रशासनिक जो फैलाव है वो भारत के 3 राज्यों में है। और वो 3 राज्य कौन कौन सा है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऐसी में एक विकल्प दे देगा छांटने के लिए, किसमें नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी याद रखेंगे, चुनाव हुआ है, मतगणना कब है? हो गया, और सीएम भी बन गए हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें कितना कितना सीट मिला है किसको, नहीं किस पार्टी को ज्यादा सीट मिला है। नहीं तो उसको नोट कर लीजिए, अभी आप लोग पूरा डेटा याद रखिएगा, नोट करिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख चुनाव से संबंधित, चुनाव 2024 से संबंधित सभी डेटा को याद करना है, सभी डेटा को याद करना है। अब आप लोग लद्दाख के 2 जिला कौन कौन सा? लेह और कारगिल। अब आप लोगों को क्या करना है? लेह और कारगिल, नहीं सब नहीं याद होगा, सब याद करने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 को याद रखेंगे आप लोग। पहला कोशिश कीजिएगा लेह का डेटा याद रहे, लेह। अब जैसे आप लोगों से पूछ दे कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो किसका सबसे बड़ा है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटी का टीचर अच्छे से बताएंगे। लेकिन लेह और करगिल पे विशेष आपका फोकस होना चाहिए। इसके बाद पार्टी वाइज जो सीटें आई है, जैसे मान लीजिए वहां पर जो भी पार्टी है, जैसे बीजेपी लड़ी होगी, कांग्रेस लड़ी होगी, है ना, तो उन सबको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, तो पार्टी के अनुसार सीटों की संख्या आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद कौन से राज्य का चुनाव है? झारखंड महाराष्ट्र का है, तो वो हमको लगता है कि आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहेगा, तब तक सवाल आपका बन जाएगा, है ना। तो महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ करके जम्मू, और हमको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने साल के बाद चुनाव हो रहा है? 14 के बाद हो रहा है, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो डाटा पूछने की संभावना रहेगी। तो प्रश्न तो ऐसे ही गेस हो जाता है, आप लोग बस फोकस कीजिएगा तब ना, प्रश्न तो बहुत गेस हो जाता है। जैसे इन सब को छोड़ करके आप लोग और क्या पढ़िएगा? मिर्जाफर में बहुत सारे लोग लगे रिसर्च कर रहे होंगे, उनका थोड़ी पीटी होगा, जानकारी तो होगा लेकिन पीटी नहीं होगा। तो इन सब को ऐसे करके आप लोग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद किए रहिएगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़िएगा तब मालूम चलेगा कि और क्या क्या करंट अफेयर्स वहां पे बन सकता है। दादर और नगर हवेली का भी विलय हो गया है, कब से? 26 जनवरी 2020 से। अब आप बताइए यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 हो गया ना, क्योंकि विलय हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों का 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। और अब आपसे पूछे कि और 2 लोकसभा की सीटें कितने राज्यों में है, फिर क्या बताएंगे? अभी नोट कीजिए आप लोग, वो सब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि भारत, चूंकि लोकसभा चुनाव भी तो हुआ है ना, चुनाव भी हुआ है, आप लोग लिखिए भारत के वैसे राज्य जहां पे लोकसभा की सिर्फ 1 सीटें हैं उसको याद कर लेना है, जहां पे 2 सीटें हैं उसको भी याद कर लेना है, 1 और 2 ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप बना करके पूछ देगी आयोग कि आप छांटिए जिसमें 1 नहीं, जिसमें 2 नहीं है। तो भारत के वैसे राज्य जहां लोकसभा की सीटें 1 है और 2 है, ये दोनों डेटा को आप याद रखिएगा। इसका आंसर कीजिएगा। एक का जवाब आ गया 4, और वो पीछे से जो हाथ पे गाल पे रखे हैं 5, और 5 है, ठीक है। कौन कौन सा होगा? सबसे पहला गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 भारत के, माने कि 2 यूटी हो गया और 3 राज्य हो गया। अब यहाँ पे ये मिटा दे बीपीएससी में, मान लीजिए अब कितना हो गया? 3। तो इन दोनों पे आप लोग अलर्ट रहिएगा।
अगर सिर्फ राज्य रहेगी और विकल्प में 3 रहेगा तो 3 करना है, और अगर 3 नहीं रहेगा तो फिर उसका जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो वो लगाना है आपको, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे यहां पे सिर्फ लिख दे क्षेत्र या प्रदेश, प्रदेश, तो फिर आप 5 कीजिएगा। प्रदेश से पूरा अर्थ ही नहीं निकलेगी, वो राज्य प्रदेश पूछा जा रहा है या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो 5 हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है, अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगभग कितना किलोमीटर मिलती है? 106, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ नहीं मिलती है? ठीक है। तेलंगाना की सीमा किस सागर से लगती है? पुराने वाले चुप रहेंगे, किसी से नहीं लगती है, ठीक है। नए वाले को कोई दिक्कत? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग। जैसे म्यांमार है, आप लोग अपने दिमाग में सारे देश को फिट कर लिए हैं। जैसे भारत की जो सीमा में कौन कौन से राज्य लगता है? हाँ, और ठीक है। क्या त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से लगती है? वो पीछे नहीं लगती है, ठीक है। तो हो गया, 4 राज्य आपको याद हो गया होगा। बस अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसमें विकल्प देगी त्रिपुरा का, है ना, छांटने के लिए रहता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और हम यहाँ पे ये भी बोले थे लास्ट टाइम कि इसको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सजाने को भी दे दिया जाएगा। वो उधर पीछे में उत्तर से दक्षिण कौन कौन सा है म्यांमार के बॉर्डर पे राज्य? हाँ, उत्तर से दक्षिण, तो जल्दी से ध्यान कर लेना है कौन कौन सा है सबसे उत्तर में। अरुणाचल, हाँ। आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहिएगा तभी पीटी निकलेगा। हमारे क्लास में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्ट रहिएगा अपने प्रति। नहीं आए तो पढ़ लीजिएगा, हम समझा देंगे। क्योंकि मेरी क्लास लास्ट में है ना, तो हम लंबा भी खींच देंगे, क्या दिक्कत है? 6-7 कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। बांग्लादेश के साथ भारत में 5 राज्य कौन कौन सा? मतलब बिना देखे करना है। सबको याद है? पश्चिम बंगाल और, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इतने राज्यों में से आप बताइएगा कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? 3 देश। असम की सीमा कितने देशों से लगती है? कौन कौन सा? भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। और मेघालय की सीमा 1, बहुत अच्छा है। त्रिपुरा 1 है, 3 और से बांग्लादेश, मिजोरम। फिर आप लोग इसमें इसमें नहीं फंसिएगा, फिर ये आपका सही है, ये सब ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा, मेरी तो सलाह रहेगी एक बार और देख लीजिएगा। स्पेशली क्या है ना कि नॉर्थ ईस्ट पे आप देखिएगा, जब भी चुनाव होता है या जब भी न्यूज चलता है, तो प्रधानमंत्री अभी फिलहाल हमको लगता है कि 60 बार से ज़्यादा विजिट किए हैं। 60 बार से ज़्यादा दौरा कहाँ लगा है? नॉर्थ ईस्ट में लगा है। इससे पहले कोई सरकार कभी इधर जाती ही नहीं थी। आप लोग गौर की होंगे कि केबीसी में एक पूर्णिमा नाम की महिला आई थी। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, पूर्णिमा। और इससे पूछा गया था कि कोहिमा कहाँ पे है। सवाल था कोहिमा कहाँ पर है, और ये महिला नागालैंड की ही थी। और इसको नहीं पता कि कोहिमा भारत में है कि चीन में है। मतलब ये दंग करने वाला ये रह गया सिचुएशन कि केबीसी सीट पे बैठी है, सामने पैसा का लालच है। गलत, जैसे आप लोग गलत बता सकते हैं कि जान उसको तो पैसा लॉस होने का डर है क्योंकि केबीसी में है, और ये बता ही नहीं पाई कि कोहिमा कहाँ पे है। इसके बावजूद नहीं बता पाई थी। अब गौर कीजिए कि यहाँ के लोगों का क्या सेंस होता होगा
कि और सवाल का जवाब दे करके, और भी तो सवाल पूछा गया होगा, तो कोहिमा का जवाब वो नहीं दे पाई। गूगल पे होगा वो एपिसोड, देखिएगा ना आप लोग, ये सब देखना चाहिए। क्यों? आप लोग संविधान में पढ़ करके जाते हैं क्या, क्षेत्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता। अब यहाँ के लोगों को ये फील ही नहीं होता है कि हम भारत में हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा लगा था 60 से ज्यादा बार का। भूटान ठीक है, छोटा राज्य है। सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल की सीमा कितने देशों से लगती है? कौन कौन सा? चीन, म्यांमार और भूटान, ठीक है। यही मेजर था। उसके बाद आप लोग आंतरिक वाला पढ़िएगा, जैसे एमपी की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। अगर इन सब में नहीं फंसे तब तो, अगर इधर सवाल आएगा तो बन जाएगा, फिर छूटेगा नहीं। नेपाल के साथ कितने राज्य हैं? 5। इसमें अपना राज्य बिहार है, और बिहार के साथ भी जो जो दो और इधर में है और इधर में है, उसको भी याद कीजिएगा। कौन कौन सा है? उत्तराखंड की सीमा किसके साथ मिलती है? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश नेपाल, वेस्ट बंगाल नेपाल और सिक्किम नेपाल। अब इसमें सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ बिहार देकर के नहीं कर देना है, आपको और भी विकल्प पढ़ना होगा। अगर उसमें उत्तराखंड रहेगा तो आप लोग विकल्प अच्छे से देखिएगा। हो सकता है कि कूट देकर के भी सवाल पूछे, है ना। कूट में ए, बी, सी और डी ऐसा रहता है, और ए में रहेगा 1 और 2, है ना, 2 और 3, 1 3 4, 2 3 4। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद करना पड़ेगा। बिहार के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लिख लीजिए इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी में सवाल कूट दे करके पूछा जा सकता है। आपको उस ग्रुप में बिहार के साथ और भी राज्यों को रखना है। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? 7। कौन कौन सा? पश्चिमी, पूर्वी और, हाँ सब याद कीजिएगा। सीतामढ़ी, मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद जो है सीतामढ़ी। और याद रखेंगे वहीं पे शिवहर है, लेकिन शिवहर की सीमा नहीं लगती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर सब आप लोगों को पता है। फिर सुपौल हो गया, किशनगंज हो गया, है ना, ठीक है। शिवहर पे विशेष फोकस करना है। अब आप लोग बताइए, क्या शेखपुरा की सीमा पटना से मिलती है? मिलता है। और हो गया कंफ्यूज इसी में ना। शिवहर शेखपुरा ध्यान रखिएगा आप लोग। शिवहर और शेखपुरा, इसको नेपाल के साथ जोड़ करके और इसको पटना के साथ जोड़ करके। आया भी नहीं है सवाल, पूछा जा सकता है। ये सब बताएं कि छोड़ दें, स्किप कर दें? क्या हो गया? हो गया ना। हाँ ये देखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार है, आपको दिख रहा होगा। पाक स्टेट है। ये कौन सी नदी है? इसी पे सवाल नहीं पूछा गया है, वैगई पे सवाल आएगा। देखिए अभी तक क्या हुआ है कि बंगाल की खाड़ी से दुनिया भर का सवाल पूछा गया है। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? दुनिया भर का। कभी यहाँ पे एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया है कि एक बार जरा पूछ लें कि वैगई कहाँ पे जा रही है। तो है बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट, लेकिन पार्टिकुलर उस खाड़ी का नाम देकर के सवाल नहीं पूछा गया। तो पाक बे याद रखिएगा। पाक स्टेट तो ये हो गया, ये पाक बे हो गया। ये क्या है? ये पाक बे है, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो चैनल है वो पाक स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो नदी गिरती है वो वैगई नदी है। सवाल पूछना चाहिए, अच्छा सवाल है, मैक्सिमम लोग फंसेंगे इसमें। और बाकी गल्फ ऑफ मन्नार भी याद रखिएगा, इस पे भी सवाल आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लीजिएगा। सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ लगती है।
सीमा। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ लगता है। तो यानी कि कॉमन क्या हो गया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कॉमन क्या हो गया, एक तो नेपाल हो गया और दूसरा भूटान हो गया। नेपाल भूटान है, लेकिन वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ और सिक्किम चीन के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ, उसके बाद तीन देशों के साथ सीमा बना ले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो लद्दाख हो गया, ठीक एक ही है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और चीन के साथ। एक और यूटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, सिर्फ पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। एडम्स ब्रिज, इसी को आदम पुल भी कहा गया है, आदम पुल। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इसी ध्यान रखिएगा द्वीप के एडम्स ब्रिज, पंबन द्वीप को भी याद रखेंगे। देखिए हम लोग साउथ का चक्कर कम लगाते हैं, एडम्स ब्रिज का ही हिस्सा, मतलब अगला जो इसका लास्ट पॉइंट हो गया, आपको इसी में कहीं रामेश्वरम भी दिख रहा होगा, कहीं पे रामेश्वरम। तो कई बार हम लोग घूमने जाते हैं, हम तो हालांकि गए नहीं हैं, तुम क्या बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग जो रामेश्वरम जाते हैं वो एक द्वीप पे स्थित है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, भारत के मानचित्र में थोड़ा सा ना डिफरेंस दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा। तो जो सबसे अगला हो गया यही पंबन द्वीप है, और इसी पे रामेश्वरम स्थित है। तो एडम्स ब्रिज का ही हिस्सा है, और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। उसके बाद उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी आपको हमने बता दी है। देखिए गोल गोल करके हैं। और इसको जैसे कॉमन बोलचाल की भाषा में राम सेतु भी कह देते हैं, राम सेतु। बाकी तो आपको पता होगा। रेखा कब खींचा गया था, 14 में, रेड क्लिफ 47 में, और डूरन रेखा 1896 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, फिर यही रेड क्लिफ है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो भारत और बांग्लादेश, चूंकि अब पहले वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वो था पूर्वी पाकिस्तान, तो सीमा का निर्धारण करने में कहाँ कहाँ दिक्कत था। एक तरफ पश्चिम में पंजाब, पूरब में बंगाल, पंजाब की सीमा निर्धारित करने में और बंगाल की सीमा, क्यों, दो धर्मों की वजह से। हाँ हाँ, उसके बाद गल्फ ऑफ खंभात को याद रखेंगे, किसका पार्ट है ये अरब सागर का पार्ट है। गल्फ ऑफ खंभात अरब सागर का पार्ट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ गल्फ ऑफ खंभात है, रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, खंभात की खाड़ी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, उसके बाद पाक की खाड़ी। अब एक सवाल आ गया कि इसमें से कौन सा हिंद महासागर का हिस्सा है। वो सिर हिला रहे हैं, कोई नहीं है, सब तो है, ये सब उसी का तो है। आप लोग समझिए ऐसे, सब उसी का तो है, हिंद महासागर। क्योंकि भारतीय प्रायद्वीपीकरण दो भाग हो गया, कौन कौन सा, एक भाग कहलाया अरब सागर और एक भाग कहलाया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी तो उसी का पार्ट हो गया ना, आप समझ गए, ध्यान आया सबको। अब सवाल नया पूछेगी तो बना देंगे ना। हाँ, सवाल बनेगा तो अब तो आ जाएगा ना, ठीक है। सवाल हालांकि बना नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, बल्कि चारों का नाम कम से कम याद रखेंगे। मतलब एग्जाम में क्या है कि आपको समय बचाना है, तो वहां पे इतना कैलकुलेट पहले से करके जाइए, समय बच जाएगा। बाकी ये सब आपको पता होगा, ये सब लूसेंट स्तर का ज्ञान है कि यूपी की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को छूती है। और अभी मैप में देख लेंगे, पुडुचेरी पे क्लियर हो गया सबको, 0 माइल कहते हैं।
एक सवाल बनाइएगा आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से, समय भी बचाना है, 30 सेकंड के भीतर। जबकि ये आया हुआ सवाल है। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही है स्टेटमेंट। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, स्टेटमेंट सही है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। ठीक है, तो उपरोक्त कौन सा हो जाएगा फिर, ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ना कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और एक और देश जिसमें किसका नाम ले लें हम, एक और देश जिसका नाम बांग्लादेश। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, और कोई उधर ब्लू टी शर्ट में, नहीं नहीं उनको उनसे पूछा गया है। तो किसकी सीमा फिर लगती है, मणिपुर की सीमा किसके साथ लगती है, नहीं उनसे पूछा गया है, फिर सबको एक लेवल में वो नहीं आ पाएंगे, दो लोग बताते जाएंगे फिर हमको लगेगा कि पूरा क्लास ही जान रहा है, हैं? एग्जाम देना ही नहीं है तो सुस्त हो जाएंगे फिर। देखिए हम जब पढ़ाए थे ना तो जितना सवाल आ गया वो तो था ही, और जितना नहीं आया वो भी हम पूरा बता दिए थे। जो क्लास चल रहा था अभी जैसे आप लोग को बता रहे हैं ये महासागर वाला ना, ये सब ओपन करके बताए थे। अब जितना याद हो, बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ये सामान्य परिचय का है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा लगा है, इसको कैसे छाटिएगा, पहला छट गया नागालैंड के कारण, इसमें भी नागालैंड के कारण, इसमें भी नागालैंड, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल। देखते याद हो गया, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगा है, अरुणाचल का ही, ठीक है। म्यांमार के साथ नहीं मिलता है, असम, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम, ठीक है, तो असम हो गया। नेपाल के पड़ोसी, यही पे मेरा आपका ध्यानाकर्षण था कि नेपाल के साथ युग्म है, कौन कौन सा हो गया, सिक्किम और बिहार हो गया। यानी कि आपको अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार था, वेस्ट बंगाल प्लस सिक्किम, ये 5 राज्यों को रखना है। किसी भी तरीके से सवाल पूछेगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं रहेगा तो फिर ऐसा लगेगा ना कि कहीं हिमाचल की सीमा तो नहीं बनाती है, ऐसा आपको ना लगेगा वहां एग्जाम हॉल में, हाँ ऐसा लगेगा हिमाचल। वैसे आप लोगों से पूछ ले कि हिमाचल की सीमा किस देश के साथ मिलती है, फिर चाइना, और अभी आप लोग चीन में पढ़े थे क्या, तो आपको आपको वो सारे राज्यों के भी नाम याद रखने जो लैंड लॉक्ड हैं, उसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं मिलती है। चीन के साथ क्या पढ़े थे अभी, किसकी किसकी सीमा मिलती है, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, और पश्चिम बंगाल का नहीं लगेगा, अभी तो बता रहे थे पश्चिम बंगाल का। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, चीन की सीमा लद्दाख के साथ बन रहा है, उसके तुरंत नीचे उतरेंगे उत्तराखंड के साथ, अब क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद आप बताइएगा आप लोग, उसके बाद सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, देख लीजिएगा।
दर्रा नहीं ना पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सीमा। ठीक है, तो पढ़ो, ये वाला क्लियर हो गया, चीन वाला क्लियर हो गया। और तो आप लोग एक नोट कीजिए पहले, आप लोग, आपको भारत के सभी राज्य जो स्थलबद्ध हैं वो याद करना है। लैंड लॉक्ड का मतलब, स्थलबद्ध का मतलब ये भी मानिए कि समुद्र नहीं, मतलब कि वो राज्य जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। लिख लीजिए कॉपी में जल्दी। आपको क्या करना है, घर पे जाकर के भारत के उन सभी राज्यों के नाम याद रखने हैं जिनकी सीमा किसी देश के साथ नहीं मिलती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं वो बनाते हैं। जैसे अभी एक सवाल पूछना तेलंगाना का, यहाँ पे वैसे हम लिख दिए थे सारा। सॉरी, लगता है हिमाचल का, लगता है ना, हाँ लग रहा है। लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लॉक हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल। ये पांच पांच यानी कि 4 राज्य प्लस एक, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी कि लैंड लॉक्ड कौन सा हो गया? हरियाणा। नहीं, उत्तर में सिर्फ एक ही याद रखिएगा, बाकी बहुत कम चांस रहेगा। मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ा अभी उस मूड में है इस कारण से, लेकिन हरियाणा का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्या हो गया? एक दिल्ली, दिल्ली। तो ये दिमाग से निकल गया था, अब याद हो गया। ठीक है इसको कईयों बार पढ़ाए हैं, 100 बार पढ़ाए हैं, 100 बार पढ़ाए हैं, लेकिन अब दिमाग रन करता है तो फिर निकल जाता है। यहां तक हो गया था। हाँ, आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कितना है? 4097, 4096.6 है, तो इसको 7 मान लीजिएगा, 7। ठीक है, और सबसे कम सीमा किसका है? अफगानिस्तान। तो ये दोनों आपको ध्यान में, और इसका एक कोड भी था, जैसे ये कोड था बचपन में MBA, बचपन में MBA। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है, लंबी जो है? तो बांग्लादेश हो गया, सेकंड पे चीन, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे नेपाल, और M फॉर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये स्थलीय सीमा का क्रमशः है, मतलब इसका तो कोड खैर कॉमन है, इस पे आप लोग बना दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग बताइएगा किसके साथ सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड म्यांमार के साथ बनाता है, इस कारण से नहीं है। और आप लोग इसमें ये बताइएगा कि मिजोरम की सीमा 2 देश, एक बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित, बहुत आसान है। ठीक है, ये बताइएगा आप लोग, श्रीलंका से अलग होता है वेज खंभात पाक। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, जैसे ऐसा ही सवाल रहे और रहे कि हिंद महासागर का पार्ट नहीं है, हिंद महासागर का पार्ट नहीं है, तो कौन सा है? स्वेज नहर। तो ऐसा ही सवाल बन सकता है, जो भी आप लोग को बताया ना, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सवाल पूछा जाए। अब आज वाले क्लास में आइएगा तो स्वेज नहर पर सवाल पूछेंगे। जैसे स्वेज नहर जो है, इसके सबसे उत्तरी भाग में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद, बहुत अच्छा। इस पर किस देश का नियंत्रण है? बिहार का, मिस्र का। ठीक है, इस पर मिस्र का नियंत्रण है। और अगर आपसे पूछ दे कि ये 2 सागरों को जोड़ती है, उस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक, 6 बजे वाली क्लास में आइएगा, 5:30 हो रहा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तरफ, ठीक है,
ये बताइएगा। वेस्ट बंगाल के साथ क्या कंडीशन है कि वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, और इस कारण से वो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। क्योंकि मेघालय एक ही देश है, बांग्लादेश के साथ है, और अरुणाचल दो तीन तीन के साथ हो गया, अरुणाचल, भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है। सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? ठीक है, जब भी होगा तो भारत या तो पूर्व लगा रहेगा, नहीं तो एन लगा रहेगा, बस यही दो होगा। अगर डब्लू लगा है और अगर एस लगा है तो ये नहीं होगा। इस कारण से ऊपर का दोनों विकल्प कट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व गुजरात में है, उसका नाम क्या है? गौर मोता। अब थोड़ा सा राज्य को देख लीजिएगा, राज्य बहुत जरूरी है। दो तीन राज्य का नाम, एक तो यूपी बहुत आसान हो गया। देखिए यूपी की जो सीमा है उत्तराखंड के साथ पहला, उसके बाद हिमाचल के साथ भी लगती है, हिमाचल के साथ थर्ड हो गया राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, और फोर्थ हो गया राजस्थान, फिफ्थ हो गया एमपी, सिक्स्थ हो गया, और ये आठ आठ है झारखंड के साथ। हाँ झारखंड के साथ लगती है, हाँ थोड़ा सा ये रोहतास के साथ लगता है। अपना जो बिहार है ना, जैसे अपना बिहार है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका यूपी का, ये झारखंड से यहाँ पे लग जाता है। तो ये हो गया झारखंड, ये हो गया बिहार। तो टोटल कितना राज्य हुआ? 8 + 1। एक कौन सा है? यूटी। ये कौन सा यूटी है? दिल्ली। तो 8 + 1, इसको याद रखिएगा। अब देखिए सवाल यहाँ पे क्या छांटने को देगा? उड़ीसा। क्या उड़ीसा के साथ लग रहा है? इधर में क्या दे देगा? पंजाब। पंजाब के साथ छांटने को दे सकता है। हिमाचल तो लग ही रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए बल्कि, कि पंजाब और उड़ीसा की सीमा लिख लीजिए, क्योंकि ये ना सब आपका एग्जाम हॉल जाते जाते जो है वो कन्फ्यूजन रहेगा। जब सेलेक्ट हो जाइएगा तब गूगल कर लीजिएगा। सिलेक्शन तक ना आपको ना खूब याद करना है, उसके बाद गूगल कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा जानने का। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। और महाराष्ट्र वगैरह तो बहुत दूर है, ये आपका तुक्का भी लग जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन फंसिएगा कहाँ पे? फंसेंगे आप लोग उड़ीसा में और फंसेंगे आप लोग पंजाब में। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा असम का। असम की सीमा सिक्किम से लगती है? नहीं, बाकी सबसे लगती है। असम की सीमा में बस इतना ही नोट करना है कि सिक्किम को छोड़ करके सब याद रखेंगे आप। सिक्किम को छोड़ करके, जैसे कहीं से गिन लीजिएगा, अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, और एक तरफ वेस्ट बंगाल 7। तो सिक्किम की सीमा 7 भारतीय राज्यों के साथ, सॉरी असम जो है 7 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और उसमें नोट में क्या कर देना है? सिक्किम जो है नहीं बनाता है, क्योंकि 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट पहले था, अब सिक्किम को भी 7 सिस्टर में शामिल कर दिया, ये कुल मिलाकर के अब 8 सिस्टर हो गया है। तो यूपी के बाद असम याद रखिएगा, एक एमपी याद रख लीजिएगा, और बाकी वो राज्य याद रखिएगा जहां जहां चुनाव हुआ है या होना है। तो सीमा में तो महाराष्ट्र पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में भले चुनाव होना है लेकिन कर लीजिएगा महाराष्ट्र का। तेलंगाना का भी जरूरी रहेगा, नया राज्य बनने के बाद तेलंगाना पे कोई प्रश्न खास नहीं बना है, तो तेलंगाना याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए पिछली बार भूगोल में पूछा गया था
कुवैत का 4 शायद जिला या शहर ऐसा कुछ पूछा गया था ना, कुवैत का, यूएई का भी पूछा गया था ना, किसका, यूएई का पूछा गया था। देखिए कहाँ पहुंच गई। तो देखिए बीपीएससी कितना आगे निकल गई है, पढ़ा के ये सब गए वहां पे, तो क्या निकल गया, यूएई का। तो कम से कम इतना याद रखिएगा, तब ना हम फिर बाहर निकलेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इतना कर लीजिएगा। जैसे केरल है, तो केरल याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसके साथ सीमा बनाएगा, एक तो तमिलनाडु रहेगा और एक कर्नाटक रहेगा, बस एक एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। अब जैसे गोवा है, गोवा तो 2 राज्य के साथ सीमा बना रहा है, एक महाराष्ट्र के साथ और दूसरा कर्नाटक, और जिनका ज्योग्राफी नहीं रहेगा फिर वो केरल भी लगा देंगे, लगा देंगे। किसी के भी दिमाग में तभी रहेगा जब उसको यहाँ पे बढ़िया से देखे हुए रहे और एग्जाम से पहले रिवीजन किया हुआ रहे। नहीं तो हम जब भी पूछते हैं ना कि तेलंगाना बंगाल की खाड़ी से लगा है या अरब सागर से, तो कोई ना कोई जवाब आ ही जाता है, आधे लोग अरब सागर में, आधे लोग बंगाली खाड़ी में। सवाल ये भी नहीं पूछा गया है। तेलंगाना की सीमा किसके साथ मिल रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ना उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना। बड़े वाले मैप में देखिएगा तो उड़ीसा आपको नहीं दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो छांटने के लिए फिर क्या देगा, उड़ीसा ही देगा विकल्प। यही सब करना था, और बाकी तो आसान है। और बाकी रह गया लक्षद्वीप, इस पे हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। लक्षद्वीप में टोटल जो द्वीप है और उसका जो संरचना बेसिकली पूछा जाएगा, और उसमें कुछ जो अक्षांश रेखा है, जैसे 10 डिग्री का जो कॉमन चैनल है, ये अंडमान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन 8 डिग्री का और 9 डिग्री का ये किससे जुड़ा है, नहीं, ये जुड़ा भारत में लक्षद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है, 8 डिग्री के साथ और 9 डिग्री के साथ। अंडमान पे सवाल किस पे जाता है, 10 डिग्री पे जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, कल इस पे हम कर देंगे, ठीक है। तो भारत के सामान्य परिचय में ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका जो ग्लोब पे जो दिशा है, कहाँ पे इसका अवस्थिति है, तो ग्लोब अगर कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और अगर गोलार्ध कहेंगे तो अक्षांश के आधार पे उत्तर और देशांतर के आधार पे पूरब हो जाएगा। ये सब कॉमन हो गया। उसके बाद जो है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इतना याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। फिर हो गया भारत के जो सीमावर्ती राज्य हो गए, सब जितना भी सीमा पर राज्य है और देश है वो सब पूछा जाएगा। आंतरिक राज्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। और सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, नहीं, दादर और हो गया। अब यही एकदम सिंपल सवाल रहे कि एकदम नया केंद्र शासित प्रदेश, तो आप तो अभी माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे नया कौन सा है, दादर और दमन, याद रखिए। उसके बाद जो भी हमने बताया कि हाँ, जो तटीय राज्य हैं, इन तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। गुजरात के बाद कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, है ना। तो ये 4 मेजर याद रखेंगे। और इसी संदर्भ में आप लोग देखें कि वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है, कम है। वेस्ट बंगाल क्या है, कम है, लेकिन इससे कम जो है गोवा का है, ठीक है। तो नीचे से दोनों का याद रखेंगे आप। और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे कि भारत में एक पाक स्टेट है, इस कारण से भारत और श्रीलंका के बीच में एक क्या बन जाता है, एक अवरोधक, यानी कि यही चैनल है, पाक स्टेट के द्वारा ही अलग होता है, जो एक तरफ पाक बे और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो ये सामान्य परिचय का रहा क्लास आप लोगों का। और फिर अभी कहिए तो बताते हैं कुछ हिमालय वगैरह, सामान्य परिचय में इतना ही रहता है। हिमालय बताएं, देखिए हिमालय को पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी। आरंभ में जो पृथ्वी थी वो एक ही स्थल खंड का कहा गया। पृथ्वी जो था वो, इस पर सिर्फ स्थल खंड ही था, पृथ्वी पर सिर्फ स्थल खंड ही था, बारिश हुई नहीं थी, समुद्र बना नहीं था। इसको एक नाम दिया गया है पैंजिया, इसको एक नाम दिया गया है पैंजिया। बारिश हुआ तो स्थल खंड के चारों ओर क्या हुआ, पानी भरा, उसका नाम दिया गया है पैंथालासा, पैंथालासा। और पृथ्वी की आयु मोटा मोटी मानी जाती है 4.6 बिलियन ईयर, वर्ष। अब पैंजिया का विभाजन हुआ, विभाजन क्यों हुआ ये आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ना भी नहीं है, या भौतिक भूगोल में बता देंगे, ठीक है। तो पैंजिया को हम लोग मान लें कि स्थलखंड हो गया, दो भागों में इसका विभाजन हो गया। जो उत्तरी भाग था वो कहलाया है? उत्तरी भाग, ठीक है, अंगारा लैंड। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा गया था, जिसको आप लोग अंगारा लैंड कहते हैं। और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी वाले पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गोंडवाना लैंड है इसका विभाजन हुआ, कब हुआ कोई बता सकता है? हम तो बोले थे कि याद कर लीजिएगा, खैर कोई बात नहीं है। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से सबसे पहले क्या अलग हुआ, जितना भी साउथ का कंटिनेंट दिख रहा होगा, अफ्रीका, और पश्चिम जाएंगे तो साउथ अमेरिका, भारत इसी में आ जाएगा, भारत इसी में आएगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये कंटिनेंट जितना भी है, भारत को आप मान लीजिएगा देश तो है ही, लेकिन उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कंटिनेंट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सब किसके पार्ट हो गए, गोंडवाना लैंड के पार्ट हो गए, ठीक है ना। अब बताइए, रूस इसी में आएगा, यही छाटना रह जाएगा। कनाडा इसी में आएगा, नहीं आएगा। नॉर्थ अमेरिका नहीं आएगा। जितना भी यूरोपियन कंट्री है, किसी का भी विकल्प दे दे, आपको उसको हटाना है। वो सब किसका पार्ट हो जाएगा, वो सब या तो लॉरेंसिया शब्द लिखा रहेगा, नहीं तो फिर अंगारा लैंड। तो अफ्रीका याद रखिएगा, साउथ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये सब भी हुआ था, ठीक है। और इसका विभाजन पैंजिया का, नहीं, पैंजिया का विभाजन कब हुआ, पैंजिया भी तो दो भाग में टूटा, तभी तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कह रहे हैं। वो कार्बनीफेरस काल में हुआ था, लिख लीजिए आप लोग। बल्कि जिन लोगों के पास नोटिंग नहीं है, लिख लेंगे आप लोग। दो काल याद रखना है, कार्बनीफेरस काल में, कार्बनीफेरस काल में पैंजिया का विभाजन, पैंजिया का विभाजन क्रमशः अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड में हुआ, और जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था, यानी कि भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से ही अलग हुआ है। किस काल में, जुरासिक काल में। अब उसके बाद याद रखिएगा कि जैसे ही हम भारत के भौतिक प्रदेश में जब घुसेंगे, तो भारत को मोटा मोटी हम लोग 6 पार्ट में बांट देंगे। कौन कौन सा, उत्तर का पर्वतमाला हो गया, यानी कि पहला हो गया उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जितना भी पर्वत उत्तर में उसको हम लोग देखेंगे, और उसको भी 3 भाग में हम लोग बांटेंगे कल। दूसरा हो गया मध्यवर्ती मैदान, यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, तो मध्यवर्ती मैदान देख लेंगे। थर्ड क्या देखेंगे, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप। तो पठार तो कहते हैं, इस पठार पे पर्वत भी है, तो प्रायद्वीपीय भारत हो गया। चौथा क्या हो गया भारत में, जो तटवर्ती मैदान है, तटवर्ती मैदान है। और पांचवा क्या हो गया,
नहीं, हाँ द्वीप समूह हो गया, और एक हो गया रेगिस्तान, द्वीप समूह, और एक हो गया मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थार का रेगिस्तान कहते हैं। तो अब नए वाले एनसीईआरटी में 6 भागों में बांटा गया है, पुराने वाले में 4 डिवीजन था। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो बीपीएससी पूछी है कि भारत को कितने प्राकृतिक विभाग में बांटा गया है, भारत को कितने प्राकृतिक विभाग में बांटा गया है। तो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार तो 4 है, लेकिन नई एनसीईआरटी के अनुसार 6 हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते थे ना, तटीय मैदान प्लस द्वीप समूह, और मरुस्थल छूटा रहता था। आप लोग पुरानी एनसीईआरटी में नहीं देखें कि मरुस्थल पे कोई भी चर्चा दिया है, लेकिन नया वाले में दिया है, नए वाले में दिया है। इस कारण से आपको अब 6 भागों में बांट करके पढ़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। अब 6 भारत का प्राकृतिक विभाग हो गया, उसमें सबसे पहले क्या हो गया, उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी पर्वतमाला। इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हो गया हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय को लास्ट में, दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, और तब जाकर के ट्रांस हिमालय। ये 3 डिवीजन हो गया किसका, उत्तरी पर्वतमाला का हो गया। और उसके बाद फिर हम लेते हैं किसको, हिमालय को। अब हिमालय का भी कितना डिवीजन हो गया, 3 डिवीजन हो गया। कौन कौन सा, एक तो महान हिमालय, या फिर हिमाद्री हो गया, इसी को महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। दूसरा क्या हो गया, मध्य हिमालय, या फिर हिमाचल, या फिर लघु हिमालय। और थर्ड हो गया क्या, शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब आप में से एक को बताना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य हिमालय में कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है। घूमने वाला तो और भी पहाड़ी है, घूमने को तो हम लोग मेघालय भी जा सकते हैं। ऊटी नहीं, हमने कहा था आपको मध्य हिमालय की वो पर्वत श्रेणियों को याद रखिएगा जो इसमें शामिल हैं, और यही से सवाल अच्छा बन सकता है। नहीं, आप लोग ने जगह का नाम बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसमें पर्वत कौन कौन सा आता है। हाँ, पर्वत चोटी और पर्वत में अंतर है। आप लोगों ने पीर पंजाल का नाम सुना है, पीर पंजाल। उसके बाद बहुत अच्छा आया जवाब, धौला धर, और उसके बाद नाग टिब्बा। नैनीताल नहीं कहना, वो तो एक शहर हो गया। उसके बाद महाभारत, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, इन सब पर्वत को क्या आप याद कर लीजिएगा। और अब आप बताइएगा, मसूरी श्रेणी भी है, पर्वत भी आता है, तो मसूरी श्रेणी भी इसी में शामिल है। इसी श्रेणी पे कौन सा है, मसूरी। और धौलाधर पे कौन सा है, शिमला। तो मध्य हिमालय की ये 5 श्रेणियों का नाम याद रखना है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। अब इसी में विकल्प देगा कि पीर पंजाल महान हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है, या फिर मध्य हिमालय का पार्ट है। अब ये जटिल सवाल बन जाएगा। अभी आप लोग जानेंगे तो आपको आसान लग रहा है, पीर पंजाल अभी आप लोग जान गए, नहीं तो इसमें क्या कर देंगे लोग, या तो ट्रांस हिमालय कर देंगे, शिवालिक भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो पीर पंजाल पार्ट किसका है, मध्य हिमालय का है। धौलाधर किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का है। नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी, ये सब हिस्सा है लघु या मध्य हिमालय का। क्योंकि महान हिमालय तो एकदम अनवरत है, वो लगातार है, कंटिन्यूअस है। वो शुरू होता है कहाँ से, पश्चिम में। यहाँ पे एक पर्वत है, कोई बता सकते हैं? नहीं, नागा नहीं, नंगा, नमचा बर्मा। तो किस आकार में है, धनुष या चाप,
चाप के आकार में क्या है, अविच्छिन्न है, एकदम लगातार है, टूटा फूटा नहीं है, अविच्छिन्न। और यही देखिए, जैसे ही हम लोग मध्य हिमालय में आते हैं तो ये अविच्छिन्न नहीं है। और शिवालिक क्या लगातार है, नहीं, शिवालिक भी क्या है, टूटा है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पुतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन वो अनवरत नहीं है बल्कि टूटा हुआ है, बीच बीच में नदी इसको काट दी है। तो मध्य और शिवालिक जो है वो अविच्छिन्न नहीं है, जबकि जो महान हिमालय है वो अविच्छिन्न है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है। और महान हिमालय में विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी मिलती है या पाई जाती है। हाँ, आप लोग केटू केटू कह रहे हैं, केटू कहाँ पे है? केटू तो ट्रांस हिमालय में है ना। कंचनजंगा को केटू मत कहिएगा। देखिए, चोटी में आप लोग याद रखेंगे, ये हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, पीछे कंचनजंगा, और कोई लाल टी शर्ट में सबसे पीछे? नहीं, वो पीछे पीछे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं पता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा? केटू। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब देखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में है। एक सवाल और रहेगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, 8848 या 50, और ये हो गया 8598। मान लीजिएगा आप लोग जा नहीं रहा है, तो तीनों में अंतर समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया? अब कंचनजंगा में क्या करना है आपको, उसमें उसके साथ क्या शब्द रहेगा? हिमालय जुड़ा रहेगा। यही सब तो कंफ्यूजन हो जाता है, आते हुए भी गलत होता है यही सब। और मास लेवल पे लोग गलत कर ही देते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी में वो लोग गलत कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी पूछे ना कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बहुत लोग केटू भी कह देते हैं, जबकि केटू ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब देखिए, हिमालय बता रहे थे 10 सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में ही भारत में जो जो ग्लेशियल है, हिमनद है, वो मिलता है। जैसे एक का नाम बताए थे जो सवाल आ सकता है जेमू पे, ठीक है, जैसे मिलाम, जैसे गंगोत्री, जैसे जेमू। जेमू पे सवाल पूछा सकता है कि किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का है या फिर महान हिमालय का है। तो जेमू याद रखिएगा, महान हिमालय का ही हिमनद है। अब जैसे ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा हिमनद हो गया? सियाचिन और बाल्टोरा, बटुरा, बियाफो, बियाफो, हिस्पार। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है बियाफो, सियाचिन, बटुरा, बाल्टोरा। अब एक सवाल सिंपल पूछ दे कि बाल्टोरा क्या है, अभी ना बता दिए आप लोग, और वैसे फिर नहीं समझ में, दिमाग क्लिक नहीं करता कि बाल्टोरा क्या है, कटोरा टाइप में लग रहा है, झील बता देते हैं, है ना। तो ये क्या है? हिमनद है, ग्लेशियल है। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में स्थित है। यही 4-5 का नाम दिया है, यही इतना कर लीजिए, काम खत्म। हिस्पार, बटुरा, बियाफो, सियाचिन और बाल्टोरा। ठीक है। अब महान हिमालय का क्या हो गया?
दर्रा भी होगा, उसके बाद चट्टान भी रहेगा। कोई बता सकता है इसमें चट्टान कौन सा है, आग्नेय है, अवसादी है या रूपांतरित है? महान हिमालय की संरचना किससे हुई है? टेथिस सागर से हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है। और इस टेथिस सागर में मलबों का जमाव हुआ है, और मलबों के जमाव से कौन सा चट्टान बनेगा? अवसादी। इसीलिए महान हिमालय में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, लेकिन उसके आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान कहने का मतलब ग्रेनाइट, बैसाल्ट। और अवसादी कहने का मतलब क्या हो गया? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि। अच्छा, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान, लघु और शिवालिक। ये कौन कौन से कालखंड में बनी है? महान हिमालय किस काल में बना है? देखिए 4 काल याद रखिएगा, 6 काल याद रखेंगे आप लोग, 4 की जगह 6। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। के बाद 2 और, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। बेसिकली ये कल आपको पूरा हम बताएंगे। इयोसीन काल में महान हिमालय का जो था वो उत्थान हो गया था, ठीक है। तो ओलिगोसीन काल में महान हिमालय अपने पूरे संरचना में या पूरे रूप में आ गया था। ओलिगोसीन काल में क्या है? महान हिमालय अपने अस्तित्व में आ चुका था। इयोसीन काल में उभार होना शुरू हो गया था। मायोसीन काल में मध्य हिमालय तैयार हो गया था। प्लायोसीन काल के अंतिम अवस्था में शिवालिक का उभार शुरू हो गया था। लेकिन प्लिस्टोसीन काल के आरंभिक अवस्था में शिवालिक पूरी तरीके से अपने रूप में आ गया था, ठीक है। और प्लिस्टोसीन काल के आखिरी समय में भारत में बांगर मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो गया था, या बांगर मिट्टी इसी समय आ गया था। और उसके बाद होलोसीन काल में जितना भी नया जलोढ़ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर। तो खादर मिट्टी जो है होलोसीन काल की। तो ये सब पूछा। अच्छा, सेवरॉय की पहाड़ी है, सेवरॉय कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे खनिज है या गरीब है खनिज के लिए? खनिज समृद्ध है। फिर चट्टान कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। अवसादी कैसे होगा? धारवाड़ हो जाएगा। हाँ, सेवरॉय पे आ सकता है सवाल। मतलब आप ध्यान रखिएगा, जहां से सवाल आ सकता है उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे, आप लोग बस उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो 2 चैप्टर लिख लिए सब लोग, किसी किताब से पढ़ लीजिएगा, किसी किताब से उसको यहाँ पे आके फिनिश करेंगे। देखिए बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग ना हिमालय की चोटी तो जानते हैं, लेकिन जहां 4 चोटी का नाम देकर के पूछेगा सबसे ऊंचा से सबसे कम नीचा तक का, है ना, तो आप लोग फंसिएगा। फिर एवरेस्ट तो नहीं रहेगा, मान लीजिए एवरेस्ट रहेगा तो पकड़ लीजिएगा कि सबसे है, लेकिन एवरेस्ट अगर 3-4 ऑप्शन में रहेगा तो फंस सकते हैं, है ना। टीआरई में पूछा गया था कि कौन सी चोटी जो दक्षिण भारत की है वो सबसे ऊंची है। अब उसमें ये पूछा कि उसमें आप लोग अनाई मुड्डी का नाम ही नहीं था, तो विशाखापट्टनम का नाम था उसमें। तो विशाखापट्टनम सही उत्तर है। ऐसा एक सवाल पूछा गया था, विशाखापट्टनम। तो ये एक चोटी भी है, विशाखापट्टनम एक चोटी भी है। हम बताएंगे कल क्या सवाल आ सकता है। बेसिकली क्या है ना कि हिमालय का तो तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन स्थल पे कौन सा पर्वत है? नीलगिरी है, ठीक है। विंध्यन, सतपुड़ा, है ना, अजंता, सतमाला, ये सब दिखाएंगे आपको कल। उसके बाद कौन सा जगह यहाँ पे? महादेव हो जाएगा, महादेव है, मैकाल भी है ना, महादेव, मैकाल, है ना। तो सतपुड़ा का आगे वाला भाग ही महादेव कहलाता है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। अब आप बताइएगा कि इसमें से एक नदी आती है बिहार में, वो कहाँ से निकलती है? हाँ, वो कहाँ से आती है? सतपुड़ा से, महादेव से, मैकाल से, कहाँ से, कहाँ से आती है?
मैकाले की ही चोटी कौन सा है? अमरकंटक है, अमरकंटक, है ना। तो मैकाल वाला भी ध्यान आप लोग रखिएगा। वैसे सोन पे पिछली बार सवाल पूछा गया था। ठीक है, कल मिलते हैं। और आप लोग अभी यूट्यूब पे आना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो नए लोग हैं ना, हमको अपना वो बता दीजिए, पॉइंट बता दीजिए कि भूगोल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्लियर कर देंगे। नहीं तो हमको लगेगा कि आप लोग एक बार पढ़ के नहीं आए हैं। पास है ना। कोई दिक्कत हुआ है वाली क्लास में पीछे? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस है ना? ठीक है, कल आइएगा, कल चेक करेंगे कॉन्फिडेंस।